वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि आज कौमी असम्बली में जो कुलभूषण यादव अपील केस का मामला सामने आया, आर्डीनेंस पेश किया गया हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन ने उस पर शोर मचाया। बिलावल भुट्टो ने बात की, ख्वाजा आसिफ ने बात की। सजाद तरीन साहब, अभी पीटीआई का वर्जन हमारे सामने आया है। एक तो कोई क्लियर उस तरह से नहीं है कि वो कहते हैं आर्डीनेंस जो हम ये लेके आए हैं, ये आर्डीनेंस जो आलमी अदालत इंसाफ ने कहा था उसके तहत ये आर्डीनेंस लाया जा रहा है ताकि वो प्रोसीजर आगे बढ़े। और दूसरी लॉजिक भी आपने सुन ली कि ताकि आलमी सतह पर यह पैगाम जाए कि हम तो लीगलाइज और कानूनी तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो, मगर इंडिया जो है वो हार्ड लाइनर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बात यह है नकी साहब कि इंडिया की जानिब से प्रेशर तो डाला जाएगा। मोहतरमा भी कह रही थी कि प्रेशर होता है, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, लेकिन जो लीडरशिप होती है वो प्रेशर बर्दाश्त करती है। लीडरशिप ये नहीं होती कि बिल्कुल प्रेशर के सामने जो है वो बिल्कुल लेट जाए और कहे जी ठीक है जैसे वो कह रहे हैं वो किया जाए। हमने पाकिस्तान के अपने मफादात देखने हैं। पाकिस्तान के मफादात को एक आदमी नुकसान पहुंचा रहा है, उसने ख़ुद ये एतराफ़ किया है कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाई करता रहा है, उसने सारा कुछ ये कहा है। तो क्या हम उसको फिर रियायतें देते जाएं? हमने पहले कौंसलर रसाई दी। आप मुझे ये बताएं, अगर हमारा कोई आदमी इस तरह की सूरत हाल में इंडिया के पास होता, वो ये रियायतें हमें देते? वो हमारे मुल्क का दुश्मन है और मैं समझता हूँ दुश्मन को बिल्कुल कोई रसाई नहीं देनी चाहिए। उसको कोर्ट से सज़ा हो चुकी है, मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो चुकी है और उसको सज़ा पर अमल दरामद होना चाहिए। वो पाकिस्तान का दुश्मन है, उसने पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाए हैं, वो कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाई करता रहा है। तो ये तो बात उसने खुद तस्लीम कर ली है। अब बाकी क्या जवाज़ रह गया है? देखिए, मैं लेकिन ये इंडिया की डिमांड पे तो नहीं है ना, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में किया जा रहा है। ये जो वर्जन आ रहा है हुकूमत का, वो कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ कह रही है। देखिए, हम मैं इंडिया को तो नहीं फॉलो। आलमी अदालत इंसाफ जो है ना, उन्होंने जो कहा, दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के फैसले आलमी अदालत से होते रहते हैं, लोग अमल करते हैं उस पर, लोग अपने अपने मफादात देखते हैं। आप आलमी अदालत की बात कर रहे हैं। आपको ये पता है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ये अमेरिका जब इराक़ पे हमला करने जा रहा था तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कह रही थी और अमेरिकन क्या कह रहे थे? उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को किसी खातर में लाया नहीं। हर आदमी, हर दुनिया का हर हुक्मरान जो है वो अपने मुल्क के मफादात को देखता है, अपने मफादात के मुताबिक बात करता है। अमेरिका की मिसाल बड़ी आसानी से दे देते हैं। क्या अमेरिका का जो असर है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा पे बात करें, ये अलग बात है, जायज़ नाजायज़ की बहस अलग है, क्या हमारे पास है? क्या हम इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ इंडिया के लिए हमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन है। मोदी जो है वो कोई मौका पाकिस्तान दुश्मनी का हाथ से नहीं जाने देता। हमने, देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मोदी आ गया है तो कश्मीर पे बात होगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर बात करता रहा, उनको फ़ोन करता रहा, उन्होंने फ़ोन ही अटेंड नहीं किया। आप ये बताएं, इंडिया को हम कैसे वो रिलीफ करें और इंडिया के लिए हम कैसे नरम गोशा पैदा करें? वो हमारा दुश्मन है। तो उसके लिए जाहिर है, ये इसलिए ये सवाल पैदा हो रहा है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जनाब मीर बाज़ खितरान साहब। बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद बाज़ खितरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बिलावल भुट्टो ने जो आर्डीनेंस की कॉपी थी वो लहराई कौमी असम्बली में और ये कहा कि जनाब ये तो एनआरओ दिया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बल्कि ये सवाल फिर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि आपने रेमन डेविस को क्यों जाने दिया, जबकि हम तो जाने नहीं दे रहे बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में प्रोसीजर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक बात है, बहुत अच्छी। मुराद सईद ने अच्छा हुआ क्लेरिफाई कर दिया। आप ये देखें ना कि मुराद सईद से या मौजूदा हुकूमत से ये पूछें कि रेमन डेविस का पैसा कहां से आया था और रेमन डेविस को कैसे रिहा किया गया। कम से कम अगर और कुछ नहीं, उस पर एक कमीशन तो बना ले ताकि प्रूव हो जाए कि रेमन डेविस को कैसे रिहा किया और किसने रिहा किया। क्या पीपल्स पार्टी ने रिहा किया या किसी और ने रिहा किया? इस पर एक कमीशन हो ताकि ट्रुथ कमीशन हो, उसकी हकीकत जब सामने आएगी कुलभूषण वाली बात भी आ जाएगी। कुलभूषण तो भाई वो बंदा है जिसने खून की होली खेली बलोचिस्तान में, वो गरीब बलोचों को मरवाया, वहां पर पैसे दे करके, वहां पर हथियार सप्लाई करके। अगर कुलभूषण पर भी माफी है तो फिर अगर खुदा न खास्ता कल मोदी हमला कर दे आजाद कश्मीर पर, फिर उस पर भी माफी के लिए आर्डिनेंस लाया गया और ये हुकूमत या और कुछ करेगी? नहीं, आर्डीनेंस में माफी तो नहीं कही गई ना, अपील का हक है जो कि आलमी अदालत ने कहा अपील का हक दिया जाए जिसके तहत कौंसलर रसाई दी जाएगी। माफी उसको
लीनियंट ले रहे हैं, उसको रिलैक्स कर रहे हैं और आप पार्लियामेंट से एक ऑर्डिनेंस को मंजूर करा के जो उसके लिए रिलैक्सेशन का मवाद बहाना ढूंढ रहे हैं ना जी। मीर साहब, आपकी पार्टी की हुकूमत ने जब अमेरिकन को छोड़ दिया, रेमस डेविस को छोड़ दिया, तो अब आपके पास क्या जवाब है कि आप जो है कुलभूषण पे एतराज करें? जनाब, मैं कुलभूषण का यही कह रहा हूँ, उसका रेमन डेविस का मैं कह रहा हूँ उस पर एक कमीशन बना ले, हुकूमत को अख्तियार है, जुडिशरी से बनाए, दूसरी ताकतों से बनाए, प्रूव तो करें कि वो किसने रिहा किया, पैसे कहाँ से आए, रिलीज करने के अख्तियार किसके थे, किसके पास वो कस्टडी में था, ये चीज तो पहले प्रूव कर लेना, हकायक सामने आ जाएंगे। मीर साहब, सवाल तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अवामी नुमाइंदों से होगा। अवामी नुमाइंदों से बेशक होता है, लेकिन आपको बस चीजें अच्छी तरह मालूम है। ये मैं तो कह रहा हूँ कि बेशक पीपल्स पार्टी ने रिहा किया, आप एक कमीशन बना ले, हुकूमत कमीशन बना ले, उसमें प्रूव कर ले, पता चल जाएगा कैसे रिहा हुआ, किसने रिहा किया। तो मीरबाज साहब, इस पर फिर सॉरी सजाद तरीन साहब सवाल करना चाहते हैं, एक बुक से सवाल की इजाजत दीजिएगा। मीरबाज साहब, फिर ये कमीशन जो है, ये तो फिर कमीशन पहले भी इस मुल्क में बड़ा खेला गया है, अभी भी खेला जा रहा है, तो फिर कुलभूषण के मामले में भी कल को पीटीआई कहे जनाब कमीशन बना ले। नहीं सर, कुलभूषण और रेमन डेविस के दोनों डिफरेंट केसेस हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर उस पर कमीशन आ जाएगा और कमीशन कुछ नहीं करेगा, जितने कमीशन बनते हैं आखिर में तहलील हो जाते हैं, लेकिन वो मीडिया में, दुनिया में प्रूव तो हो जाएगा, एक चीज मंजर पर आएगी कि वो कैसे रिहा हुआ, किन ताकतों की वजह से रिहा हुआ, ये तो सामने आ जाएगा। अच्छा मीर साहब, ये चंद रोज पहले ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के केस की जमानत के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, जो नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है? मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन अपना तरफ से जजमेंट दी है और ये इसी तरह से हो रहा है। किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है, वो 2-2, 3-3 साल जेलों में लोग सड़ रहे हैं। ऐसे अख्तियारात की तो जो कानून लॉ है, ये तो बनाना रिपब्लिक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ना बनाया जाए इसको। तो ये बेहतरीन फैसला है। और अब इसके आने के बाद तरीन साहब, मैं नहीं समझता कि इस नैब को मजीद रहने की कोई जरूरत है। एक बात मैं आपको क्लैरिफाई करूं जी, जब हमारी हुकूमत थी, मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में 3 दफा ये टेकअप किया था मसला कि मुशर्रफ का जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक कानून बना नैब का, इसको खत्म करना चाहिए या इसको रिविजिट करना चाहिए। उस पर कुछ हमारे हजरात थे, वो जो केसेस हमारे सबके भी एनआरओ के तहत खत्म हुए थे, तो वो कहते थे ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, इस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको मत छेड़ने दे जरदारी साहब। ये मुझे अभी भी याद है। नहीं, आप ये बताएं कि आपकी जब हुकूमत थी, आपने तजवीज़ भी पेश की, तो आपकी हुकूमत ने, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो 5-5 साल उन्होंने नैब को क्यों नहीं खत्म किया? यही क्वेश्चन, यही इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि हमने बार बार ये कोशिश की, लेकिन उस वक्त के जो कानून साज थे, उस वक्त के जो ब्रेन थे कानून वाले, वो जरदारी साहब को मशवरा देते थे कि ये जो है ना, इसको रहने दे, कुछ नहीं होना है। आपके केसेस या पार्टी के जो एनआरओ जिसका हुआ था मुशर्रफ वाले टाइम में, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, इसका कोई मुझे फर्क नहीं पड़ना। इसीलिए उसको वो एक तो बड़ी वजह के हमारे पास मेजॉरिटी भी नहीं थी, 2/3 नहीं था, मुस्लिम लीग नून ने तावन नहीं किया था उस वक्त, ये भी सबसे बड़ा रीजन था। लेकिन यह है कि अब टाइम है कि उसको पार्लियामेंट के थ्रू इसको अमेंड किया जाए या खत्म करके, आपके पास ऑलरेडी एंटी करप्शन के इतने बड़े महकमे हैं, FIA के महकमे हैं, ऑडिटर जनरल बैठे हुए हैं, वही सारा कुछ ये कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में क्या नैब को खत्म कर दिया जाए और क्या कोई दूसरा इदारा बनाया जाए? आप क्या तजवीज़ करेंगे? ना, कोई इदारे की जरूरत नहीं, इदारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं इदारों से काम लिया जा सकता है। आज से पहले 20 साल पहले कहाँ थे नैब? उस वक्त इतनी करप्शन नहीं थी, जब से नैब आया करप्शन बढ़ गई है। तो आप कहते हैं नैब को खत्म कर दिया जाए? एक छोटी सी बात और करूं मैं। जी 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 जी, कीजिए। यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का किसी पर एलिगेशन होता है, उस पर 50 लाख रुपया नैब के अखराजात आ जाते हैं, आखिर में वो बंदा बरी हो जाता है। तो ये क्या मजाक है कौम के साथ और फाइनेंस के साथ, एक्सचेकर के साथ?
मीर साहब, अगर आप कहते हैं कि नैब को खत्म कर दिया जाए, ये आपने पहले भी तजवीज़ दी थी, आपकी हुकूमत ने, आपकी क़यादत ने नहीं मानी थी। मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी ने बाद में कहा, उन्होंने भी नहीं माना। आज भी एक जानिब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह मुतालबा किया कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आज की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने नैब में तरमीमी बिल जो है या तरमीमी आर्डिनेंस के हवाले से कुछ तरमीम तैयार कर ली हैं। तो वो तरमीम चाहते हैं, मेरे ख्याल में अभी भी खात्मे की तरफ कुछ शिद्दत से बात नहीं की जा रही। मैं अपना जाती तौर पर मैं ये कहता हूँ कि तरमीम की हद तक मैं आई नॉट सपोर्ट, इंडिविजुअली मैं कह रहा हूँ कि तरमीम की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर टाइम किल करने वाली बात है। ये शरह से इसका वजूद नहीं होना चाहिए। इसमें तो आप याद करें, मुशर्रफ जब आए, उससे पहले मुशर्रफ से आने पर जब ये नेब इसने एक्टिव किया तो लोग घोड़ों पर, गधों पर बैठकर अफगानिस्तान से भाग करके दूसरी दुनिया में गए। कुछ लोगों को हमने कश्तियों के जरिए दुबई भेजा, लेकिन वो तमाम को 6 महीने के अंदर मुशर्रफ ने पाक करके नेब से शिक्षण दिलाकर वापस वजारतें दिलाई और हुकूमतें बनाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीरबाज खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और तवील जदोजहद है सियासी तौर पर आपकी। सजाद तरीन साहब, मीर साहब ने बहुत सी अहम बातें की हैं और बड़ी खुली डुली बातें भी कर दी। मेरा सवाल यही है, थोड़ा सा नैब वाले मामला भी छेड़ते हैं, लेकिन ये जो इस मामले पर जैसे आपने भी ये सवाल पुट किया है, मेरे ख्याल में तो किसी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है कि इस नौयत के जब मामलात आते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर आता है, तो उसके बाद राय फरार हो या किसी तरीके से हटा जाए, कोई ना कोई जवाब तलाश करके इस तरह के मामलात को इसी तरह ही आगे बढ़ाया जाता है। हम अभी लंदन को देख लें, हम रेमंड डेविस की बात कर लें, हम इससे पहले वो एक एमल कासी का इशू हुआ था। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो रेमंड डेविस और एमल कासी का इशू है वो मुख्तलिफ था, और ये जो इशू है कुलभूषण वाला, ये मुख्तलिफ है। देखें, बात यह है कि वो हम रेमंड डेविस का जो मामला था वो अमेरिका के साथ था। अमेरिका पाकिस्तान का चलें बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं, तो को हल्के से ताल्लुकात हमारे उनसे हैं। अमेरिका की बात भी कब सुनता है हमारी। इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है जी, इंडिया दुश्मन है, और मोदी जो है वो हमारा दुश्मन है। और एक दुश्मन के आदमी से आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कोई बेहतरी करेगा? अगर हम इसको छोड़ दें, आप ये बताएं, तो ये इनके जो बाकी नेटवर्क के लोग हैं जो अभी यहाँ मौजूद होंगे या ये मुस्तकबिल में भेजेंगे इंडिया वाले पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कराने के लिए या दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाने के लिए, तो क्या उनके हौसले नहीं बढ़ जाएंगे कि अगर हम पकड़े भी गए तो हमें इंडिया इतना ताकतवर है कि हमें छुड़ा लेगा इंटरनेशनल प्रेशर डाल के? ये तो पाकिस्तान को नुकसान है जी। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसको जो सज़ा हुई है उस सज़ा पे अमल दरामद होना चाहिए, इसको लटका देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये हमारी कौम का दुश्मन है, हमारा मुल्क का दुश्मन है, और दुश्मन के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन इसको कश्मीर से जो लिंक किया जा रहा है, आप पीटीआई की हुकूमत कह रही है, अभी आपने गुफ्तगू सुनी गजाला साहबा की, वो कह रही है कि जनाब चूंकि कश्मीर का मामला है उसको हम हैंडल कर रहे हैं, उसको हम डील कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कोई लिंक बनता है इस केस से कश्मीर का, कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा या इंडिया के साथ कोई मामला ऐसा आ जाएगा कि वो भी हमारी मान लेगा बात कश्मीर के मामले में? नकी साहब, आप ये देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगले महीने हमें पूरा 1 साल हो जाएगा कश्मीर पे जो 2 आर्टिकल उसने ख़त्म किए थे मोदी थे। इस 1 साल में इंटरनेशनल कौन सा प्रेशर बढ़ा है इंडिया पर, आप मुझे बताएं, सिवाय ईरान के। ईरान ने इंडिया को प्रेशर नहीं था, उन्होंने खुद स्टेटमेंट नहीं, दी है। ईरान ने इन्होंने नहीं, कौन सा वो नहीं, मैं अर्ज करूं कि ईरान ने जो है हमारा साथ दिया, तुर्की यकीनन। ने हमारा साथ दिया कश्मीर पे, और इंडोनेशिया और छोटे ममालिक ने दिया। ईरान ने तो अब इंडिया को वहाँ से निकाल दिया है, चाहे बाहर से भी निकाल दिया है, रेलवे उससे भी निकाल दिया है। आज वज़ीर ख़ारजा वो हवाला दे रहे हैं जी, वो तो ईरान है, चाइना के साथ वो हुआ है। हमारे वज़ीर ख़ारजा से सवाल है ईरान ने तो हमारे लिए ये किया, लेकिन हमने क्या किया और इंटरनेशनल दुनिया ने क्या किया? क्या हम अरब ममालिक जिनके लिए हम बड़े मरने के लिए तैयार रहते हैं, क्या सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया? देखें, बात यह है कि 1 साल में हमारा साथ नहीं दिया गया, और हमारी जो खारजा पॉलिसी है, पीटीआई वाले जो मर्जी है कहते रहे, हुकूमत में आदमी होता है, बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो हुकूमत में रहते हुए इंसान नहीं कर सकता, ये उनकी मजबूरियाँ हैं, इक़्तिदार में रहने की मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन आप ये देखें नकी साहब कि इस पूरे 1 साल में क्या कश्मीर पे किसी ने कोई बात की
क्या कश्मीरियों की कोई मुश्किलात कम हुई? क्या उनकी जो चीखो पुकार थी उनकी तरफ किसी ने तवज्जो दी है? किसी ने तवज्जो नहीं दी नहीं, जी। वो कहते हैं बरतानवी पार्लियामेंट में कई मरतबा उसके खिलाफ बिल पास हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं हमने नहीं बात की है, देखें, वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बड़ी एक्टिवेट हुई है। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मुबस्सरीन को वहाँ LOC पे भी ले जाया गया और उसकी देखें ये काविशें तो हो रही हैं ना। मैं आपका जवाब लेता हूँ, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।